कुरकुरे कुरकुरे को जब हम खाते हैं, कुर्रम को जब खाते हैं तो कुर की आवाज आती है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि कुर्रम नदी को क्या बोला जाता था? क्रीम नदी बोला जाता था। काबुल को कुभा नदी बोलते थे। तो याद रखेंगे कुभा कुभा मतलब कुबुल है। अब कुबुल है तो क्या होगा? काबुल होगा। तो काबिल नदी को कुभा बोलते थे। झेलम नदी को क्या बोलते थे दोस्तों? बीतस्ता। तो जो व्यक्ति झेला हुआ होता है वही अपने बीते हुए रास्ते के बारे में बताता है। तो याद रखेंगे झेलम बीतस्ता। चिनाब जो है वो अश्कनी है। चिनाब अश्कनी है तो चिन्ह हमारा हिलता है। चिन्ह जो है वो हिलता है जब कोई क्या करता है, कोई क्वेश्चन आस्क करता है। तो अश्कनी चिनाब। रावी नदी को क्या कहते थे? पुरुषणी। तो रावी एक ऐसी नदी है जो किसी पुरुष के नाम पे है, जैसे रवि। रवि को क्या है? हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं अंकित मिश्रा आपका एक बार फिर से पूरे जोश एनर्जी के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता है हम लोग पढ़ रहे हैं लुसेंट जी की महामैराथन सीरीज, और आज हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक काल के प्रमुख नदियों के बारे में कि उनका प्राचीन नाम क्या था और आधुनिक नाम क्या है। उसके बारे में हम लोग पूरा विस्तृत जो है ट्रिक के साथ उसको हम अध्ययन करेंगे। ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्तों कि आप उसे कभी भी भूल नहीं पाओगे। और पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो चेनाब नदी है उसको हम क्या कहते थे प्राचीन में, प्राचीन वेद में हम क्या कहते थे। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, सरस्वती नदी को क्या कहते थे जो है, और आपकी गंगा नदी है, झेलम नदी है, उन सब नदियों को क्या कहा जाता था प्राचीन में, वो सारी जो है हम ट्रिक से जो है सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके पहले हमने क्या क्या वीडियो में डिस्कस कर रखा है उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको एक बार देख के रिवाइज करिएगा। दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। हमने देखा कि वैदिक सभ्यता जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। उसके बाद दोस्तों हमने पढ़ना स्टार्ट किया ऋग वैदिक काल को। ऋग वैदिक काल में हमने पढ़ा राजनैतिक एवं प्रशासनिक जो है व्यवस्था के बारे में, जिसमें हमने ये देखा कि वहाँ पे जो सिस्टम हुआ करता था वो कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र में हुआ करता था, और उस तरह से लोग वहाँ पे क्या करते थे? राजा करते थे। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि दोस्तों इतने सारे जब सिस्टम हैं तो वहाँ पे जरूर उनके कुछ अधिकारी भी होंगे जो सिस्टम को चलाते होंगे। तो ऐसे में जो प्रमुख अधिकारी थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया और देखा हमने कौन कौन से प्रमुख अधिकारी हैं। अब दोस्तों अगर इतना अच्छा सिस्टम है, वहाँ पे इतने अच्छे अधिकारी थे ऋग्वैदिक काल में, तो जरूर ही इसको जो है संभालने के लिए दो प्रकार की जो है क्या होंगी? संस्था भी होंगी, जिसका नाम था सभा और समिति। तो सभा और समिति दो संस्थाएं थी। सभा जो है वो बड़े लोगों की संस्था होती थी और जो समिति होती थी वो सामान्य लोगों की क्या होती थी? संस्था होती थी। देन दोस्तों हमने चौथा पॉइंट बात किया ऋग्वैदिक काल में कि अगर इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो वहां पे युद्ध होना भी जो है जाहिर सी बात है। और युद्ध के बारे में हमने देखा, और वहां पे देखा सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध जो है वो दशराग का युद्ध है। दशराग का युद्ध कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, सारी जानकारी हमने जो है इसके पहले वाली वीडियो में दे रखा है। तो अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या फिर आप YouTube से जाइए, विजिट करिए और प्लेलिस्ट में देखेंगे तो लुसेंट जीके की मैं जो है 20 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने देखा दोस्तों सामाजिक जानकारी के बारे में। तो हमने देखा वर्ण व्यवस्था जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बटा हुआ है। फिर हमने देखा कि समाज जो है वो पितृसत्तात्मक समाज है। फिर हमने देखा कि स्त्री की भी जो है क्या है, बहुत ही बेहतर स्थिति है। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट था इसमें चौथा, वो था धर्म। धर्म कैसा था वहाँ पे, किसकी पूजा करते थे, किसको मानते थे, किसको नहीं मानते थे। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीवन शैली के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। तो जीवन शैली से जितने भी रिलेटेड, आप देखिए जीवन शैली यानी कि ऋग वैदिक काल में जो जीवन शैली थी वो कैसी थी। इसके बाद दोस्तों आएगा ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियां, उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में मैं इसको ख़त्म करूंगा जीवन शैली को। उसके बाद हम बात करेंगे कि उस समय की जो नदियां थी उनका नाम क्या हुआ करता था और उनको किस नाम से अब आधुनिक में जानते हैं। उसके बारे में बहुत ही सुंदर ट्रिक पढ़ाऊंगा दोस्तों। तो ट्रिक जो है आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, और ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आपको सारी नदियाँ जो हैं वो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समझते हैं कि जीवन शैली जो है उस समय काल की जो है कैसी थी। दोस्तों ऋग्वैदिक काल में देखा गया कि लोग, अगर मान लीजिए आपको किसी भी काल की जीवन शैली के बारे में बताना है तो आपको देखना पड़ेगा कि लोग मनोरंजन किस प्रकार से वहाँ करते थे, वहाँ पे कौन कौन से कपड़े पहनते थे, या कोई खेल किया करते थे, कौन कौन से पशु हुआ करते थे, क्या साधन हुआ करता था, यही सारी जो है जीवन शैली में आता है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि ऋग्वेद काल के लोग जो है घोड़ दौड़ी करते थे, यानी कि दौड़ करते थे। क्या करते थे ऋग्वैदिक काल में दोस्तों? ऋग्वैदिक काल में अगर हमें मनोरंजन करना है तो दो तरह से मनोरंजन करते थे वो। एक तो दौड़ करते थे,
दौड़, वो दौड़ किस तरह से करते थे। दूसरा जो था संगीत, गाना गाकर भी क्या करते थे, मनोरंजन करते थे। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि ऋग वैदिक काल में जो मनोरंजन किया करते थे लोग, वो घोड़सवारी करते थे, यानी कि घोड़ों का जो है क्या होता था, दौड़ होता था, उसमें जो जीतता था उसको इनाम वगैरह दिया जाता था, इस तरह से मनोरंजन करते थे। और रथ दौड़ हुआ करता था और संगीत हुआ करता था, गाना गा करके लोग सभाओं में गाना गा रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो इस तरह की जो इंटरटेनमेंट वाली जो है प्रचलन उस समय था ऋग वैदिक काल में। तो आई होप दोस्तों पहला पॉइंट जीवन शैली का आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों अगर वहाँ के लोग जो है इंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो उनका जो पशु था वो प्रिय पशु था घोड़ा, यानी कि घोड़ा जो है सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट कराता था। वो जो है घोड़े से घूमने जाते थे इधर उधर, घोड़े से लड़ाई करते थे दोस्तों। घोड़ा जो एक ऐसा पशु था जो कि इनके बहुत काम आता था, तो इन्होंने बोला कि हमारा जो सबसे प्रिय पशु है दोस्तों वो घोड़ा है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पवित्र पशु पूछे आपसे, सबसे पवित्र पशु, तो वो क्या है दोस्तों, पवित्र अगर पूछ दिया जाए तो पवित्र जो है वो गाय माना गया है। क्या माना गया है, गाय। लेकिन अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि सबसे प्रिय पशु क्या था, तो वो था घोड़ा। तो ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु घोड़ा और पवित्र पशु क्या था, गाय था। अब दोस्तों देखते हैं उनका मुख्य पेय क्या हुआ करता था। देखिए अब जब युद्ध करने जाते थे सब ना, तो एक अलग ही प्रकार का वो जो है रस पिया करते थे, जिसका नाम था सोम रस। भाई जीवन शैली में यही सब तो पढ़ेंगे, वो क्या पीते थे, क्या खाते थे, कैसे घूमते थे लोग, क्या क्या जो है एंजॉय करते थे, क्या पहनते थे। जीवन शैली में तो यही सारी चीज़ें आती है। लूसेंट में इस तरह से आपको नहीं मिलेगा। हमने डिकोड किया, हमने पॉइंट बनाया कि भाई वहाँ का जीवन शैली कैसा था। लूसेंट में आपको लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है और आप समझने में बहुत सारी क्या होती है, परेशानियाँ होती हैं। तो आप समझिएगा दोस्तों कि वो एक अलग ही प्रकार का ड्रिंक किया करते थे जिनका नाम था सोम रस। क्या नाम था, सोम रस। और ये वनस्पति से प्राप्त होता था। दोस्तों माना जाता है, जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के बहुत ही गहराई तक जाएंगे तो कहा जाता है कि सोम रस एक प्रकार का एनर्जी ड्रिंक हुआ करता था। एनर्जी ड्रिंक से कहने का मतलब ये है कि जब युद्ध लड़ने जाते थे सब, तो ये क्या करते थे, ये एनर्जी ड्रिंक यानी कि सोम रस पी लेते थे और इनके अंदर क्या आती थी, एक अलग ही प्रकार की शक्ति आती थी, जिससे ये क्या करते थे, युद्ध वगैरह ये आराम से करते थे। तो आई होप समझ में आ रहा होगा दोस्तों जीवन शैली में सबसे पहला पॉइंट कि ये कैसे मनोरंजन करते थे, संगीत गा करके, रथ दौड़ घुड़दौड़ से करते थे। प्रिय पशु इनका घोड़ा हुआ करता था और उनका मुख्य पेय यानी कि मेजर जो ड्रिंक हुआ करता था वो सोम रस हुआ करता था। और सोम रस एक प्रकार का क्या था दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक था। क्या था, एनर्जी ड्रिंक था। आप ध्यान रखेंगे बनता कैसे था, वनस्पति से प्राप्त होता था। देन बात करेंगे दोस्तों क्या पहनते थे ये लोग, तो वस्त्र में ये 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। कैसा वस्त्र पहनते थे दोस्तों, बांस का बना हुआ वस्त्र पहनते थे, अधिबांस और उष्णीय वस्त्र पहनते थे। तो ध्यान रखेंगे लूसेंट में लिखा हुआ है तो हमने भी मेंशन कर दिया। 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे ये लोग, एक तो बांस का बना हुआ, अधिबांस और उष्णीय प्रकार का, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो टाइप था दोस्तों, अंदर पहनने वाले वस्त्र को नीवी कहते थे। नीवी एक नाम बहुत ही प्रचलित था उस समय ऋग्वैदिक काल में। तो जो अंदर वस्त्र पहनते थे उन्हें क्या कहा जाता था, नीवी कहा जाता था। ऐसा लूसेंट में लिखा हुआ है दोस्तों, और लूसेंट में हमने ऐसा लिखा हुआ तो हमने क्या किया, उसको डिकोड करके लिख दिया, ठीक है। आई होप दोस्तों जीवन शैली आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद जो है बात करते हैं कुछ अन्य जानकारी, यानी कि ऋग्वैदिक काल तो हम पूरा पढ़ लिए हैं, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक जानकारी हम लोग ले लिए कि धर्म कैसा था, वहाँ का जीवन शैली कैसी थी, वहाँ की कैसा वर्ण व्यवस्था था, जाति जो है संप्रदाय क्या थी, स्त्रियों की कैसी स्थिति थी, सारी जानकारी हमने ले लिया। लेकिन ऋग्वैदिक काल में कुछ अन्य जानकारी भी हैं जो इन सब चीज़ों से अलग हट करके हैं। तो 4-5 पॉइंट उसमें भी हैं, उसको मैं लिख देता हूँ। दिन बात करेंगे दोस्तों नदियों को याद करने का ट्रिक। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, बस 2 मिनट का और वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे अन्य जानकारी के बारे में ऋग्वैदिक काल के, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नदियों को कैसे याद करना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बात करते हैं दोस्तों अन्य जानकारी के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल की अन्य जानकारी की। दोस्तों सारी जानकारी हमने पढ़ ली, वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, वहाँ की जो है आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसे था। अब हम कुछ अन्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि कुछ अलग क्या करते थे ये लोग। तो सबसे पहले इनका जो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था दोस्तों वो था पशुपालन फिर कृषि। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ऋग्वैद काल में आए थे लोग तो वो कहाँ से आए थे दोस्तों, सेंट्रल एशिया से आए थे। मुख्य जो है आपका जो मध्य एशिया वाला जगह है हमारे देश में, हमारे वर्ल्ड में जो है, हमारे वर्ल्ड में मुख्य
जो मध्य एशिया वाला इलाका है वहाँ से जो है लोग आए थे हमारे भारत में। तो सबसे पहले वो क्या करते थे, पशुपालन करते थे। वहाँ पे कृषि वगैरह वो लोग उतना नहीं जानते थे। हमारे भारत में जब आए तो यहाँ पे नदियाँ थी, हमारा नदी के किनारे है भारत, तो यहाँ पे कृषि जो है वो बहुत तेजी से विकसित हुआ। तो सबसे पहले वो पशुपालन किए, फिर जा कर के वो क्या किए, कृषि किए। तो आप याद रखेंगे कि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो पहले तो पशुपालन था, उसके बाद वो क्या किए, उसके बाद वो कृषि जो है करना स्टार्ट किए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अन्य जानकारी में, जो धातु किस 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 धातु का यूज किया करते थे। दोस्तों 2 प्रकार की धातु का यूज मिलता है ऋग वैदिक काल में, एक तो लोहे का यूज और दूसरा दोस्तों दूसरा तांबे का यूज। आप इसके पहले जो है पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें जो है आपको कांस्य धातु का यूज मिला है, और कांस्य धातु की यूज की वजह से हम उसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते थे। लेकिन जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों, वैदिक सभ्यता में 2 प्रकार की धातुओं का यूज हुआ है, लोहा और तांबा। लोहा को दोस्तों हम श्याम अयस्क बोलते थे और तांबा को हम लोहित अयस्क बोलते थे। और ऐसा माना जाता है कि लोहा को किसने खोजा था दोस्तों, आर्यों ने खोजा। तो आई होप समझ रहे होंगे आप, 2 प्रकार की धातुएं यूज हो रही हैं, लोहा और तांबा। लोहा को क्या बोलते थे, श्याम अयस्क, जिसको किसने खोजा था, आर्यों ने खोजा था। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं दोस्तों। जैसे वहां से आए थे जब मध्य एशिया के लोग हमारे भारत में, तो इन्होंने ना क्या किया, व्यापार करना भी स्टार्ट कर दिया। अब ये लोग क्या करते थे, जब कृषि होने लगा, कृषि में भाई कुछ लोग तो रुके रहेंगे गांव में कृषि करने के लिए, लेकिन कुछ लोग जो खाली हुआ करते थे वो दूसरे देश में जाते थे व्यापार करने के लिए। तो व्यापार करने का कुछ माध्यम होता है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ खरीदना है तो आपको कुछ देना पड़ेगा, पैसा वगैरह। तो उस समय पैसा वगैरह नहीं था, तो उनका जो व्यापार करने का माध्यम था दोस्तों वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। मैं समझाता हूँ आपको। सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अ पर्सन हु इज गोइंग फॉर अवे फॉर बिजनेस, यानी कि जो दूर जाते थे बिजनेस उनको पड़ी कहते थे। और ये बिजनेस करते कैसे थे दोस्तों, यानी कि इनके आदान प्रदान का माध्यम क्या था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली। मैं समझाता हूँ वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जैसे मान लीजिए मुझे एक मार्कर चाहिए और आपके पास क्या है, मार्कर है, मेरे पास एक कलम है, आपको कलम की ज़रूरत है, मुझे मार्कर की ज़रूरत है। तो मैं जाऊंगा आपके पास, बोलूंगा भाई तुम मेरा मार्कर ले लो, अपना कलम मुझे दे दो। भाई मुझे कलम की जरूरत है, आपको मार्कर की जरूरत है। तो क्या किया हमने, अपनी वस्तु आपको दे दी और आपकी वस्तु हमने ले ली। इसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि सामान को आदान प्रदान करके, वस्तु को आदान प्रदान करके आप बिजनेस जब करते हैं तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं। तो ये लोग बिजनेस कैसे किया करते थे, पैसा वगैरह तो होता नहीं था, तो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके जाते थे, कहते थे भैया ये सामान लीजिए और अपना सामान हमको दे दीजिए। तो ऐसे क्या होता था, इन लोगों का व्यापार हुआ करता था। तो आई होप जो है अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी आपको। अच्छा, ब्याज पर ऋण देने वाले को हम क्या कहते थे, वेकनाट या सूदखोर कहते थे। अभी भी बोलते हैं, जो सूद पे जो है पैसा वगैरह देते हैं। तो जैसे व्यापार होने लगा, तो भाई कुछ लोग लोन भी लेने लगे कि भाई हमको पैसा चाहिए। अब जैसे पैसा तो होता नहीं था उस समय, जैसे कुछ वस्तु ही देना हो अगर लोन पे, कि भाई हमें वस्तु दे दीजिए, हम वस्तु के बदले कुछ लेंगे, तो उस समय ऋण दिया करते थे, उनको हम सूदखोर कहते थे। और उस समय क्या बोलते थे, वेकनाट या सूदखोर बोलते थे। आई होप दोस्तों अन्य जानकारी समझ में आ गई होगी। दोस्तों अब जो टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अगर आप सो रहे हो तो बिल्कुल जाग जाइए, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों कि जो ऋग वैदिक काल की नदियां थीं और उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम कैसे याद करेंगे, उसके लिए ट्रिक है। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन हम बात करते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियों के बारे में। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं ऋग वैदिक कालीन नदियां कैसे याद करेंगे आप ट्रिक के साथ, क्या उनका प्राचीन नाम था और क्या अभी आधुनिक नाम है। तो दोस्तों आप देखिए, लूसेंट बुक आप लेकर के बैठे होना चाहिए। लूसेंट बुक में आप जो है पेज नंबर 6 निकालेंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में जाकर के आपको मिलेंगी प्रमुख नदियाँ, यानी कि ऋग वैदिक कालीन नदियाँ और उनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम आप ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों देखिए ध्यान से, यहाँ पे सारी नदियाँ आपको मिल जाएंगी। वही सारी नदियाँ हमने बोर्ड पर भी क्या किया है, लिखा है। तो आई होप दोस्तों आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप जो है बुक जरूर लेकर के बैठे पढ़िए। आपके पास लूसेंट की किताब होनी चाहिए, तभी आप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे इस लेक्चर को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या ट्रिक रहेगा याद करने का। स्टार्ट करते हैं। क्रुब को याद करना है दोस्तों कुर्रम से। क्रुब नदी जो थी वो प्राचीन नाम क्या था उसका, कुर्रम नाम था, क्रुब नाम था, और आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम नाम है। तो कैसे याद करेंगे, क्रू और कुर्र। कुरकुरे जो हम खाते हैं तो क्या करता है, कुर करता है। तो आप याद रखेंगे क्रुब नदी जो थी वो कुर्रम नदी से रिलेटेड है। तो मैं जो टिक बताऊंगा वो
आपको रिलेट करके याद करना है, ठीक है। जैसे मैंने क्रिब बोला, क्रिब कुर्र, तो क्री किर आ रहा है तो किर किर कब होगा, कुर्रम खाने से। कुर्रम मतलब कुरकुरे होता है। आई होप समझ रहे होंगे आप। कुभा नदी जो थी वो काबुल नदी, जो कुभा था वो प्राचीन नाम था और जो काबुल नदी है वो क्या है, आधुनिक नाम है। तो आई होप कैसे याद रखेंगे इसको दोस्तों, कुभा, कुभा कुभा से मतलब कुबूल है, कुबूल, कुबूल क्या याद रखेंगे दोस्तों, कुभा से कुबूल याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कुभा जो है वो कि क्या है, काबुल नदी को ही क्या कहा जाता था, कुभा कहा जाता था। तब वीतस्ता को हम याद रखेंगे झेलम से। अब दोस्तों वीतस्ता, वीतस्ता मतलब जिसपे बीता हो, वीतस्ता को तोड़ लीजिए, वीता रास्ता। अब दोस्तों जब आपसे कोई व्यक्ति आपको बीती हुई अपनी रास्ते के बारे में बताता है तो जरूर उसके ऊपर कुछ न कुछ वो झेला हुआ है, जरूर उसके ऊपर कुछ न कुछ विपत्ति पड़ेगी। यानी कि जो झेला हुआ व्यक्ति होता है वही अपने बीते रास्ते के बारे में बताता है। आई होप समझ रहे होंगे। तो 20 रास्ता आप याद रखेंगे झेलम से। तो कोई झेला हुआ व्यक्ति अपने बीते हुए रास्ते के बारे में बताएगा। आई होप दोस्तों ट्रिक समझ रहे होंगे आप। तो रिलेट करके याद रखिएगा। आस्किनी चिनाब, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आस्किनी चिनाब। तो आप 3-4 बार बोलिए आस्कनी चिनाब। तो आस्कनी में देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, आस्क आ रहा है, क्या आ रहा है, आस्क। और जब हम दोस्तों आस्क करेंगे तो जब हम आस्क करते हैं, पूछते हैं किसी चीज को, तो चिन्ह जो होता है हमारा, चिन्ह जो होता है वो ज्यादा हिलता है। तो आप बोलेंगे आस्किनी चिनाब। जो आस्क करेंगे तो आपका चिन्ह जो होगा वो ज्यादा हिलेगा। तो आस्कनी से आप चिन्ह याद कर सकते हैं। क्या आ सकते हैं दोस्तों, चिन्ह। ये ट्रिक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद पुरुषणी को याद रखेंगे रावी से। तो पुरुषणी में आ रहा है पुरुष। और नदियों में ऐसा कौन सी नदी है जो कि आधुनिक नदी है जिसको हम पुरुष के लड़के के नाम से, जैसे रवि, रवि एक पुरुष का नाम है और रवि को ही हम याद करेंगे कि ये रवि नदी जो थी वो क्या बोली जाती थी, पुरुषणी नदी भी बोली जाती थी उस समय प्राचीन काल में। आई होप समझ रहे होंगे। सतुद्री सतलज, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, सतुद्री में सत आ रहा है और इसमें भी सतलज आ रहा है। तो सतुद्री, सत से सतुद्री और सत से सतलज, तो ये भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे विपाशा व्यास, कैसे याद रखेंगे, विपाशा, 3-4 बार बोलिए इसको, विपास, विपास, विपास से याद हो जाएगा व्यास। क्या याद हो जाएगा दोस्तों, विपास से व्यास। सदा नीरा गंडक, तो जो गंडक नदी है दोस्तों उसका जो प्राचीन नाम था वो सदानीर था। इसको कैसे याद रखेंगे, सदानीर मतलब जो प्राचीन लोग हुआ करते थे ना, वो ऐसी नदियां हुआ करती थी जो हमेशा सदा क्या होती थी, साफ होती थी, पानी पीने योग्य होता था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों सदानीर हुआ करता। लेकिन इस समय की जो नदियां हैं, आधुनिक नदियां, वो गंदा हो चुकी हैं। तो गंदा से आप गंडक याद कर सकते हैं और सदानीर से मतलब साफ याद कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे हम कि द्रिशद्वती को क्या कहते थे, घग्घर कहते थे। नहीं, घग्घर नदी जो है वो आधुनिक नाम है और द्रिशद्वती जो है वो क्या है, प्राचीन नाम है। तो घग्घर नदी को पहले क्या कहते थे, द्रिशद्वती कहते थे। तो कैसे याद रखेंगे, दृश्य, दृश्य याद रखेंगे दोस्तों, दृश्य क्या याद रखेंगे, दृश्य। और दृश्य हमारा कब सबसे अच्छा लगता है, जब हम अपने क्या होते हैं, घर होते हैं। तो दृश्य हमारा सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छा दृश्य हमें अपने घर का ही लगता है। तो याद रखेंगे द्रिशद्वती, घग्घर नदी। गोमती और गोमल याद करना बहुत आसान है दोस्तों। जो गोमती है उसमें गोम आ रहा है, उसमें भी गोम आ रहा है, तो गोमती, गोमल। जैसे आप इस तरह की ट्रिक को पढ़ेंगे तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आप 4 ऑप्शन से जैसे ही रिलेट करोगे आप, एक बार मन में कि अंकित सर ने बताया था इस तरह से रिलेट करके पढ़ने के लिए, तो आप तुरंत ही टिक करके आओगे। आई होप आप समझ रहे होगे, ठीक है दोस्तों। सुवस्ती स्वात, तो इसको भी याद रखेंगे, सुवस्ती से क्या होगा, स्वात होगा। तो मिलता जुलता नाम है, आप याद कर लेंगे। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ये ट्रिक से आपको थोड़ा भी हेल्प मिला होगा याद करने के लिए तो वीडियो को लाइक करिए। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर देता हूं दोस्तों। तो देखिए हम लोग याद करेंगे आधुनिक नाम, जो भी नदियां थी उनका आधुनिक नाम था, और प्राचीन नाम, प्राचीन में हम उसको क्या बोलते थे। देखिए क्रिब नदी जो थी वो कुर्रम जो है, क्रिब नदी बोली जाती थी कुर्रम नदी को, यानी कि कुर्रम जो है वो आपका आधुनिक नाम है और क्रिब जो है वो प्राचीन नाम है। तो कुर याद करेंगे, कुरकुरे, कुरकुरे को जो हम खाते हैं, कुर्रम को जब खाते हैं तो कुर की आवाज आती है। तो याद रखेंगे दोस्तों कि कुर्रम नदी को क्या बोला जाता था, क्रिब नदी बोला जाता था। काबुल को कुभा नदी बोलते थे। तो याद रखेंगे कुभा, कुभा मतलब कुबूल है, अब कुबूल है तो क्या होगा, काबुल होगा। तो काबिल नदी को कुभा बोलते थे। झेलम नदी को क्या बोलते हैं दोस्तों, वीतस्ता। तो जो व्यक्ति झेला हुआ होता है वही अपने बीते हुए रास्ते के बारे में बताता है। तो याद रखेंगे झेलम, वीतस्ता। चिनाब जो है वो अस्कनी है,
चिनाब अश्कनी है, तो चिन्ह हमारा हिलता है, चिन्ह जो है वो हिलता है जब कोई क्या करता है, कोई क्वेश्चन आस्क करता है, तो आश्कनी चिनाब। रावी नदी को क्या कहते थे, पुरुषणी। तो रावी एक ऐसी नदी है जो किसी पुरुष के नाम पे है, जैसे रवि, रवि को क्या है, एक पुरुष है, तो याद रखेंगे रवि को क्या बोलते थे, पुरुषणी बोलते थे। सतलज नदी को क्या बोलते थे, सतुद्री। तो सतलज में सत आ रहा है, सतुद्री में भी सत आ रहा है, तो सत से सतुद्री, सत से सतलज, आई होप याद हो गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों विपाशा, विपास, विपास से आ रहा है ब्यास, तो विपास जो नदी थी वो ब्यास थी। उसके बाद जो गंडक नदी थी दोस्तों उसको हम सदानीर बोलते थे। तो गंडक से आप रखेंगे दोस्तों, अभी जो आजकल का नदी का पानी है वो बहुत गंदा हो जाता है, लेकिन पहले जो है वो बहुत ही साफ होता था, तो सदानीर। उसके बाद दोस्तों घग्घर, यानी घग्घर मतलब जो हमारा घर होता है वो दृश्यदती होता है, देखने योग्य होता है, उसका दृश्य जो है वो बहुत ही क्या होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद याद रखेंगे गोमल नदी को हम क्या बोलते थे, गोमती नदी बोलते थे। क्या बोलते थे, गोमती नदी बोलते थे। और स्वात को बोलते थे सुअस्ती नदी। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी दोस्तों। कैसी लगी ये ट्रिक, आपको नदियों को याद करने की अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे जोश एनर्जी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,